मॉर्निंग दोस्तों, ये इस चैनल की पहली वीडियो होने वाली है, तो मैं आप सबका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज से हर रोज़ हम ये कोशिश करेंगे कि विजन आईएएस के डेली न्यूज़, साथ ही साथ विजन आईएएस की मैगजीन्स और यूपीएससी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सब्जेक्ट को हम इस चैनल पे समझने सब ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला न्यूज़ है आरटीआई के रिलेटेड। आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन। तो क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसके रिगार्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन फाइल कर सकते हैं। इट कैन बी ऑप्ट फ्रॉम ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, आरटीआई कहाँ से आती है, क्या होता है, हम डिटेल में अभी समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। उसको बदल के हमने 2005 में आरटीआई एक्ट ला दिया। अभी इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो हम कोई भी भाई इंफॉर्मेशन जान सकते हैं जो कि एक पब्लिक अथॉरिटी हो उससे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, साथ ही साथ करप्शन के ऊपर भी एक हद तक चेक हम लगा सकते हैं। कौन सी एजेंसी इसको देखती है, तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। यहाँ पे ऊपर दिखाया हुआ है वो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक अलग इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है जो कि विजन में ऑलरेडी नहीं दी हुई थी। जैसे कि आरटीआई को हम जब ट्रेस करते हैं तो एक सोशल मूवमेंट उठा था, मजदूर किसान शक्ति संगठन। इन लोगों की कोशिशों की वजह से आरटीआई अच्छी तरीके से आ पाया था। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन है, हमने जैसे कि यहाँ पे बात की कि आरटीआई पब्लिक अथॉरिटी के अंदर जो भी चीज़ आती है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, हर एक अथॉरिटी की नहीं कर सकता है। अभी आप पूछोगे कि भाई हमारे जो रॉ में एजेंट्स काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं बता दो, तो डेफिनेटली वो नहीं बताने वाले हैं, वो एक एक्सेप्शन होगा। ठीक है, वो शायद एक्सेप्शन होता है अंडर आरटीआई एक्ट सेक्शन 8। बहुत सारे सेक्शन के एक्सेप्शन है, 8, 9, 11, 23, शायद पक्का नहीं है 23 का मुझे, तो ऐसा एक्सेप्शन है, तो वो उसमें आ जाएगा। तो जो पब्लिक अथॉरिटी है उसकी ही हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट की इंफॉर्मेशन हम मांग पाएंगे कि नहीं मांग पाएंगे? बस ऐसा ही एक केस हुआ था, नमित शर्मा करके एक बंदा था जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो शुरुआती फेज़ में जो उनके ऑफिसर थे उन्होंने मना कर दिया कि सॉरी, सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, तो आपको नहीं मिलेगा। फिर वो आगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाते हैं और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC ये रेटिफाई करता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो पब्लिक अथॉरिटी है, तो उसके अंडर जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। वो भी मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट SC इज़ पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI। तो अगर प्रीलिम्स में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई येस सुप्रीम कोर्ट इज़ पब्लिक अथॉरिटी, वेदर इट इज़ हाई कोर्ट, राइट। चलिए, आरटीआई को हमने थोड़ा सा ट्रेस कर लिया है। अभी क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, आरटीआई फाइल होती है, सबसे पहले आप जो भी स्टेट हो तो स्टेट में एक कमीशन होगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और सेंट्रल पे एक इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसमें ऑफिसर्स होंगे अपने अपने, जिसको हम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स बोलेंगे, वेदर इट स्टेट और सेंट्रल। और इसके अंदर सिटीजन को इंफॉर्मेशन यही लोग देंगे। अभी इसकी सिस्टम ऑफ अपील क्या रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपील अथॉरिटी है जो आपको जवाब देगी विद इन 30 डेज। अगर 30 डेज में वो नहीं दे पाते हैं तो आप और ऊपर जा पाओगे सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, जो आपको विद इन 90 डेज आंसर देंगे। अभी देखो, यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग थी जो मैंने आइडेंटिफाई की कि आपको विद इन 90 डेज जवाब देंगे जब आपने फर्स्ट अपील की थी उसके 90 डेज़ पे, और जब आपकी फाइलिंग हुई थी उसके 45 डेज़ पे ही। यानी कि समझ लीजिए मैंने 1 जनवरी को फाइलिंग की है, ठीक है, तो उसके 30 डेज़ तक ये फर्स्ट अथॉरिटी मुझे आंसरेबल है। अगर वो आंसर नहीं देती है तो विद इन 45 डेज़ मैं सेकेंड अपील
कर सकता हूँ 1 जनवरी से लेकर 45 डेज़ को, यानी कि 15 फरवरी के बाद, ठीक है। और इन लोगों को मुझे 90 डेज़ में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए 1 अप्रैल से पहले इन लोगों को मुझे आंसर देना पड़ेगा। अभी समझ लीजिए अगर वो आंसर नहीं देना चाहते हैं, डिनाइल करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो जो भी उसका सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा उसकी, या फिर स्टेट्स पब्लिक ऑफिसर होगा उसकी, ठीक है। और जो भी डिस्पोजेबल अफिल हो, जैसे हमने पहले पढ़ा 13 डेज़ के अंदर हमें मिल जानी चाहिए, एक्सटेंड 45 डेज़ तक होता है डेट ऑफ फाइलिंग। और जो भी इनका डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। अभी देखो प्रीलिम्स में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो इसका डिसीजन बाइंडिंग है या नहीं, ठीक है। दूसरा, कितने दिनों में इनको हमें आंसर देना पड़ता है। फिर अपीलेट अथॉरिटी का टाइम ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। और हाँ, डेफिनेटली ये कौन से एक्ट के अंदर आता है? तो RTI एक्ट 2005, यू नो इट, राइट। और मेंस में हम इसका डेटा कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई RTI का जो पेंडेंसी रेट था, पेंडेंसी मतलब मैंने फाइल की और आंसर आ ही नहीं रहा है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो पेंडेंसी रेट है। तो जो पेंडेंसी रेट है वो गिरा है, ठीक है। पहले 35,000 था, अभी 23,000 हो गया है, ओके। इसको आप कहीं पे भी अपने नोट्स वोट्स में डाल सकते हैं। और रही बात ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, तो देखो PYQ 2015 में ITI से क्वेश्चन आया था, 16 में आया था, 17, 18, 19, 20, 21, तो लगातार क्वेश्चन आया है RTI से। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, बट RTI से क्वेश्चन आया है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इसको हॉलिस्टिकली करें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी गिग वर्कर के वर्कर के ऊपर है। तो देखो, राजस्थान एक अकेला स्टेट है हमारे इंडिया में जो कि गिग वर्कर के लिए कोई एक्ट लेके आया है, या फिर जिसके पास गिग वर्कर के लिए कोई लेजिस्लेशन है, ठीक है। एज ऑफ नाउ, ठीक है, ओनली स्टेट जिसके पास लेजिस्लेशन है एज ऑफ नाउ, ओके। तो ऐसा ही समझ लीजिए कर्नाटका ने देखा और बोला हम भी करेंगे भाई। तो कर्नाटका भी एक लेजिस्लेशन लेके आया कि भाई आपको क्या करना है कि जितने भी आपके पास गिग वर्कर हों उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसका डेटा अपडेट करवाओ, उसकी कोई जो भी हो सब कुछ आपको टाइमली अपडेट करता रहना है, ठीक है। बट इसमें जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला कि भाई इससे हमारा ईज़ ऑफ डूइंग हैम्पर हो जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग क्या होता है कि भाई हम ईजिली बिजनेस नहीं कर पाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। अभी आपको लगे पहले तो गिग वर्कर क्या है भाई, ठीक है। देखो, जो जनरली जॉब पे है, कोई कंपनी में है, कोई फर्म में है, वो जनरल वर्कर है, ठीक है। बट जो ऐसे वर्कर हैं जो कि कभी कभी काम मिलता है, जैसे कि हमारे वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, या फिर कोई फ्रीलांसर्स होता है जिसको कोई काम दिया और उन्होंने वो कर दिया, दैट्स इट, पार्ट टाइम काम हो गया वो, ठीक है। तो ऐसे जो भी काम है जो पार्ट टाइम हो रहे हैं, या फिर ऐसे जो भी काम है जो इनफॉर्मली हो रहे हैं, ठीक है, मज़दूर का मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, वो सब गिग वर्कर में आ जाएगा, ठीक है। बट हम डेफिनेटली मेंस में ऐसे नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? जो कि डेफिनेशन दी गई है हमारे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में। मीन्स अ पर्सन हु परफॉर्म द वर्क और पार्टिसिपेट्स इन वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम द सच एक्टिविटीज आउटसाइड अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ओके। अभी देखो, ये 2 टाइप के गिग वर्कर्स होते हैं, एक प्लेटफॉर्म बेस्ड, दूसरे नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड। प्लेटफॉर्म मतलब जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे काम करे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट, फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अभी अभी काफ़ी ये बन गया है, जब स्पेशली मून लाइटिंग होती है। मून लाइटिंग मतलब एक साथ 2 जगह काम करना, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो आप कर सकते हो, ठीक है। प्लेटफॉर्म बेस होता है जो भी आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो, और जो प्लेटफॉर्म के ऊपर काम ना करो वो नॉन प्लेटफॉर्म, यानी कि कैजुअल वर्क, ठीक है। वो पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है। आई टोल्ड यू, दिहाड़ी वाले मजदूर जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, इट इज़ इनफॉर्मल। क्या उनका कोई डेटा होता है? नहीं होता है, ठीक है। क्या उनको PF कट होता है? नहीं होता है। तो ऐसे सब लोगों गिग वर्कर्स में आते हैं। अब सोचिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए ना, राइट। इसीलिए गवर्नमेंट किया भी है कुछ। क्या किए हैं? तो देखो, जो इनिशिएटिव लिखे हैं ये गवर्नमेंट के हैं कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कि भाई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा
आपके लिए पर्टिकुलरली सोशल सिक्योरिटी फंड बना दिया जाएगा, जिसमें 1 से 2% तक जो भी एग्रीगेटर होगा, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 1 से 2% जो भी आपका उसका टर्नओवर होगा, उसका हिस्सा वो आपका सोशल सिक्योरिटी फंड में जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा बनाया है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये हम ना वुमेन सेफ्टी या फिर वुमेन के लिए जो इनिशिएटिव आते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है, क्योंकि ये डील करता है सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, आपके एथिक्स पेपर में भी ये सब चीज़ें जाती है, ओके। अभी देखते हैं गिग वर्कर को भाई दिक्कत क्या है, कंसर्न्स क्या है उसके। तो भाई कोई सेफ गार्ड तो है ही नहीं, हम खुद पता है। जो बिल्डिंग्स बनाते हैं क्या कोई सेफ्टी में काम करते हैं? नहीं करते हैं। और सोशल सेफ्टी तो दूर, इंश्योरेंस कुछ नहीं होता। जैसे कि मिनिमम वेज मिलते हैं 700 रुपये, कॉन्ट्रैक्टर 200 खा जाते हैं, 500 मिलते हैं, मिनिमम वेज हो गया, वो भी नहीं मिल पाते कभी तो, ठीक है। मोबिलिटी उसकी ठीक नहीं होती है, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट पर्क्स नहीं मिलते हैं, मैंने बोल दिया पीएफ जैसे, फिर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, पेंशन प्लान नहीं है ऑफ कोर्स। फिर सोशल सिक्योरिटी बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं? तो भाई कोई सेविंग और इंश्योरेंस प्रोडक्ट हम लेके आ जाएं स्पेशली गिग वर्कर्स के लिए, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र क्या इंडिया में और स्पेशली महाराष्ट्र में फेमस है कि जो किसान होते हैं उनकी फसल ख़राब हो जाए, पूरी की पूरी फसल, तो पूरी की पूरी का इंश्योरेंस होता है। अभी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो है ही है, ये मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली फसल के ऊपर। तो हम गिग वर्कर के लिए भी ला सकते हैं ना भाई, कि आपके लिए भी इंश्योरेंस प्लान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिसी में कोलैबोरेशन कर सकते हैं हम पॉलिसी मेकर कॉरपोरेशंस के साथ, ठीक है, जो कि गिग इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। फिर स्टेबल इनकम एनवायरनमेंट रख सकते हैं गिग वर्कर के लिए, जो कि उनके लिए अच्छा काम करेगा। अभी देखते हैं कि PYQ क्या है भाई। तो गिग वर्कर से तो नहीं, बट गिग इकोनॉमी से, मतलब जो गिग वर्कर्स से बनी हुई इकोनॉमी है वो गिग इकोनॉमी है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इट इज़ डेफिनेटली कनेक्टेड। तो उसके PYQ कहाँ से कहाँ तक पहुँचा जा चुका है? 18, 19, 20, 21, लगातार 4 साल हो सकता है इस साल 24 में आ जाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। और हाँ, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग सकता है, क्योंकि मेरा खुद स्टार्टिंग है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। बाद में हम पे सब कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, UNGA अडॉप्टेड रेजोल्यूशन ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इन यूक्रेन। हमें पता है यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, ठीक है। तो रशिया आए दिन इधर उधर अटैक करता रहा, यूक्रेन भी करता है, बट अब यूक्रेन के साथ वेस्ट है। अभी सबसे पहले UNGA क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस 1945 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तब यूनाइटेड नेशन नाम की हम संस्था बनाते हैं, ठीक है। इस संस्था में 6 ऑर्गन उसके मेन हैं। देखो मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, आपको दिख जाएगा, ये 6 ऑर्गन उसके मेन हैं। एक UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट, फिर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर ट्रस्टीज काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसमें से हम इसकी बात कर रहे हैं UNGA की, ठीक है आज। तो UNGA में ये देखो UNGA, ठीक है, जनरल असेंबली, रिजोल्यूशन पास हो गया है कि जो भी यूक्रेन की फैसिलिटीज़ है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा जाए भाई, और रशिया उधर अटैक न करे। क्योंकि क्या होता है कि न्यूक्लियर ऑलरेडी वल्नरेबल होता है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, और अगर आप उधर अटैक कर दिए तो इट इज़ एट सम एक्सटेंट न्यूक्लियर अटैक जैसे ही हो जाएगा। क्योंकि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो टूटेगी, उसका रेडिएशन निकलेगा, तो लोग बीमार होंगे, मरेंगे, सरेंगे, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल में बताऊं तो चेरनोबिल, ठीक है, आपने मूवी भी आई है उसके ऊपर, चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था, देख सकते हैं, देखना हो तो, ऐसा हो सकता है, उसके टाइप का हो सकता है। चलो आगे देखें। तो ऐसे हम क्या क्या मेजर्स लेके आए हैं, क्या है हमारे पास सिस्टम्स। तो देखो ये तो बकवास है। मेजर्स फॉर सेफगार्ड सिविल इन न्यूक्लियर साइट्स इन वॉर,
तो 7 पिलर स्ट्रेटेजी हमारे पास IAEA की, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बस कुछ नहीं है, ऐसे ही करते हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी बनाए रखनी है, रेडिएशन मॉनिटर करते रहना है, सब बकवास बात। फिर 2009 IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस डिसीजन, जिसमें यही बात हुई थी कि भाई हम प्रोहिबिट करेंगे ऐसे कोई भी अटैक जो कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हो, वेदर इट इज़ ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है या फिर ऑलरेडी बनी हुई है, उधर अटैक नहीं करना भाई, किधर भी कर दो। नेक्स्ट तीसरा मेजर क्या है हमारे पास, तो जिनीवा कन्वेंशन है, ठीक है, उसका एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल 1 ऑफ 1977। ये सिर्फ ऊपर वाले बात कर रहे थे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, ये बात करता है भाई कोई भी ऐसी जगह जिस पे अटैक डेंजरस हो सकता है उस पे अटैक नहीं करना। जैसे समझ लीजिए कोई डैम बना हुआ है, अभी समझ लो हमारा इंडिया चाइना का वॉर हो जाता है और चाइना हमारे कोई डैम पे अटैक कर देता है, तो हमारे पे तो शहर में बाढ़ आ जाएगी भाई, सिविलियंस मर जाएंगे। तो ऐसे बोलते हैं कि भाई आप ऐसी जगह पे अटैक मत करो जो कि वल्नरेबल हो सकती है, जो कि डेंजरस हो सकता है वो मिलिट्री ऑब्जेक्ट के लिए भी हो या फिर सिविलियन ऑब्जेक्ट के लिए भी हो, बट आप उसे अटैक नहीं करोगे, ठीक है। ये प्रोटोकॉल अभी देखो, मानना ना मानना वो तो उधर के रूलर पे डिपेंड करता है, बट ये प्रोटोकॉल डाले हुए हैं। हम इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो वही न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या सेफ्टी रखती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, तो उधर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगेन क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए ये कितनी बार आ चुका है, PYQ मैंने यहाँ पे लिखा है 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, लगातार 6-7 साल। अभी नेक्स्ट शायद 24 हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अपनी बनाते जा रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है, बट आया है, ठीक है। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट न्यूज़। अभी देखो, नीति आयोग ने रिलीज़ किया है 4th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। आपको शायद पता होगा कि वर्ल्ड का एक सस्टेनेबल गोल इंडेक्स है, ठीक है, जो कि अलग अलग गोल्स रखा है कि भाई पॉवर्टी नहीं होगा, एजुकेशन हम हर एक को पहुंचाएंगे, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। टोटल 16 गोल है और 16 के 16 याद रखने भाई, आप खुद अपनी ट्रिक बना के याद रखो, बट रखने तो है, क्योंकि कभी भी किधर भी काम आ सकता है। तो नीति आयोग ने सोचा कि भाई अगर ये ग्लोबली बनाया हुआ है तो हम अपना बना लेते हैं पर्सनल, ठीक है, स्टेट में कि स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि स्टेट में खुद कंपटीशन होगा, और वो कंपटीशन हो जाएगा तो अपने आप ओवरऑल नेशन भी ग्रो करेगा ना उस दिशा में। तो वैसे ही नीति आयोग ने बनाया हुआ है, आपको प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट नहीं आ सकता है ऐसा, ये बहुत ईजी हो जाएगा, बट ठीक है। सस्टेनेबल गोल इंडेक्स इंडिया का कौन निकालता है, तो नीति आयोग निकालता है, ठीक है। अभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स बना कहाँ से आया है, तो देखो सबसे पहले वही देख लेते हैं। 2012 में मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशन समिट हुई थी, वहाँ पे कहाँ पे, तो रियो डी जेनेरियो में। वहाँ पे सब ने डिसाइड किया कि पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसको हटा के अभी नेक्स्ट जो आएंगे वो आएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। और जो ये 2012 में हुई, इसीलिए हम बोलते हैं Rio+20, ठीक है। Rio+20 क्योंकि रियो की मेन मीटिंग जो हुई थी ना, वो हुई थी 1992 में, जिसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, अर्थ समिट, क्योंकि वहाँ पे बहुत मेजर डिसीजन, हम जब एनवायरनमेंट की बात करेंगे तब डेफिनेटली इसकी बात करेंगे। तो जो ये 1992 में हुई थी, उसके 20 साल प्लस, मतलब Rio+20, रियो डी जेनेरियो में ही हुआ फिर से, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात निकल के आ गई। 2015 से इम्प्लीमेंट हुआ, कब से कब तक चलेगा, तो 2015 से 30 तक चलेगा, और फिर देखेंगे कौन कितना कर पाया इसमें काम। अभी हमारा इंडेक्स क्या है वो हम देख लेते हैं। तो वही नीति आयोग ने क्या किया है, 0 से 100 स्कोर रखा है, जो सबसे बुरा उसे 0 मार्क्स, जो सबसे अच्छा उसे 100 में से 100, ठीक है। और 100 में से 100 किसको मिलेंगे, जो अचीव कर ले, तो जो 100 अचीव कर लिया वो अचीवर, तो सबसे ऊपर अचीवर। फिर क्या होगा, जो अच्छा कर रहा है तो वो फ्रंट रनर,
कि वह सबसे पहले है, आगे है। फिर जो परफॉर्म कर रहा है, मतलब आगे नहीं बोल रहा बट परफॉर्म अच्छा है उसका, तो वो परफॉर्मर होगा। और जो हम जैसा है एस्पिरेंट, अभी तक 50 भी क्रॉस नहीं किया, वो 4th नंबर पे होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इंडिया ओवरऑल किस गोल में सबसे अच्छा कर रहा है, तो क्लाइमेट एक्शन में गोल नंबर 13। ठीक है, हम अच्छा कर रहे हैं वैसे सब में, बट इसमें सबसे अच्छा कर रहे हैं। और नेगेटिव कर रहे हैं, हाँ डेफिनेटली हम नेगेटिव भी कर रहे हैं, पर वो डेटा चेंज होता रहता है, तो वो याद करने का कोई मतलब नहीं है, वो कभी ना कभी हर साल चेंज होता रहता है। चलिए, फिर स्टेट के अकॉर्डिंग कोई बात आ जाए तो फिर हमारा जितने भी स्टेट हैं सब में इम्प्रूवमेंट देखी जा चुकी है। बस ये सब बकवास है, ऐसे कुछ नहीं पूछते हैं क्योंकि बहुत फैक्चुअल हो जाएगा। हाँ, PCS एग्ज़ाम में पूछ सकता है भाई कि टॉप यूटी कौन सी थी, टॉप स्टेट कौन सा था। अगर आप उत्तराखंड केरला के हैं तो डेफिनेटली काम का है। चलिए, ये न्यूज़ में इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आप याद कर लोगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कौन कौन से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। और जब भी पढ़ो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, उसका लिंक भी करो कि भाई ये गोल है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। आपको हर जगह ये काम आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दी भी रखी है बातें, बट वो आप खुद करो, मैं बोलूँगा इन सब को देखने का कोई मतलब नहीं है। आप खुद रिलेट करो, खुद दिमाग लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, चलो ये न्यूज़ वैसे क्या है कि भाई आपको अगर पता हो कि अभी केजरीवाल विड्डी की टसल चल रही है, उसका केस चल रहा है। ठीक है, केजरीवाल जी कभी कभी इंटरिम बिल पे बाहर आते हैं, फिर से अंदर चले जाते हैं। चलो हम वो नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट काम का देखते हैं। तो भाई जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है, ये बनी है PMLA एक्ट्स के थ्रू। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, अभी ईडी ऐसे ही किसी को अरेस्ट कर सकती है। आपने वो पता ही होगा कि भाई कोई करप्ट बंदा है, उसे लगता है कि भाई है तो कर लो अरेस्ट, बट उसका भी कोई क्राइटेरिया होता है। साथ ही साथ इन लोगों ने क्या बोला कि भाई आप अरेस्ट कर सकते हो कि अगर किसी के पास मटेरियल इन पोजेशन है, और या कि आपके पास कोई रीज़न है ऐसा मानने का कि हाँ भाई इसमें कुछ ना कुछ लोचा है इस बंदे में, तो आप अरेस्ट कर लो। बट हाँ, ये याद रखना, ये जो भी आप रीज़न मानते हो ना, उस रीज़न को रिकॉर्डेड फॉर्म में राइटिंग में मुझे चाहिए। ठीक है, और ये कौन से जजमेंट के थ्रू कोर्ट ने बोला था, तो ये जजमेंट में बोला था सेंथिल बालाजी वर्सेस स्टेट एंड अदर्स, जिसमें बोला रीज़न टू बिलीव राइटिंग में होना चाहिए ताकि फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। वरना तो यही होगा कि भाई जो पार्टी अभी रूलिंग है वो पार्टी अपनी सब अपोजिशन के जो भी मेंबरों को सबको बोलेगी सबको अरेस्ट कर लो चलो, तो ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो ऐसा न हो, इसीलिए हमने रीज़न टू बिलीव रखा हुआ है। ठीक है, अभी अभी रिसेंट जजमेंट है तो याद रख लो तो अच्छा है। और रीज़न टू बिलीव किससे रिलेट करता है वो सब आपको देख लेना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ईडी कि PMLA से बना हुआ है, तो PMLA की भी हल्की सी बात है। ठीक है, PMLA किसको देखता है, तो क्रिमिनल ऑफेंसेस को देखता है जो कि इनकम या प्रॉफिट इलीगल सोर्स के थ्रू आया हुआ हो डेफिनेटली। ठीक है, या फिर कोई प्रॉपर्टी अर्न की गई हो फ्रॉम इलीगल गेन्स, या फिर कैंसर, ऐसा सब कुछ आपको पता है, ये सब बकवास बात है। और अगेन इसका PYQ की क्या बात है, तो देखो मनी लॉन्ड्रिंग से, मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग देखता है ना ईडी, तो मनी लॉन्ड्रिंग से 15, 17, 19, 20, 21 में लगातार क्वेश्चन आए हैं ये भी। चलो आगे, विजन है इसका चूज़ करने का एक रीज़न यही है कि इनकी न्यूज़ थोड़ी रिफाइन होती है तो हमें ईजी पड़ती है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है, तो ग्रुपिंग है हमारे जो साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ है उसका हमने ग्रुप बनाया हुआ है। कौन कौन सा ग्रुप है, तो भाई बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान। कैसे याद रखेंगे, एक कोड है, करवा देते हैं याद, बट 2 सेकंड रुक जाओ पहले। बिम्स्टेक के ऊपर भी देखो लगातार क्वेश्चन है, 17, 18, 19, 20, 21, देखो लगातार है। ये मैंने जितने भी देखा है सब लगातार पूछे जा चुके हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको दिल से करें, हॉलिस्टिकली करें। ठीक है, बिम्स्टेक
कब बना था बिम्स्टेक? ये ग्रुप है, बिम्स्टेक कब बना था? 1997 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन में। ये सब लोग जाते हैं ना बैंकॉक घूमने, वही बैंकॉक है ये, यहीं पे बना था। ये 7 कंट्रीज़ थी, ठीक है। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे, मतलब इसकी ऑफिस कहाँ पे मेन? तो अभी के लिए इसकी ऑफिस है मेन ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। इसके ये प्रिंसिपल्स हैं, ये कौन से फोकस एरियाज़ कौन कौन से, तो ये सब इनके फोकस एरिया है। क्लाइमेट चेंज, ये एग्रीकल्चर, सोशल, ओके ओके। इनकी जीडीपी भी बहुत अच्छी है ये सब कंट्रीज़ की मिला के। हाँ हाँ, बोला है 4.4 ट्रिलियन यूएसडी। अरे 3 तो हमारी खुद की है, 2022 का डेटा है, बट इट्स फाइन। अभी देखो, हर बार जो क्वेश्चन आया ना, वो क्वेश्चन क्या है, चैलेंजेस क्या है, पोटेंशियल्स क्या क्या है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है, वे फॉरवर्ड क्या क्या है, वो सब तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि सिग्निफिकेंस, इंडिया के लिए क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, तो हमारा कॉपरेशन बढ़ सकता है ना, क्योंकि हमारी ऑलरेडी 2-3 पॉलिसी तो ऐसी ही चल रही है, जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। फिर जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारी बढ़ जाएगी, हम ऑलरेडी इंडियन ओशन रीजन में अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो इसके फ़ायदा उठा सकते हैं हम। फिर सिक्योरिटी, तो अगेन इंडिया ने फिर से इंडिया को फिर से काम आएगा, क्योंकि इंडिया का है सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन विजन, ठीक है, सागर विजन, तो ये हमें काम आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम अब जो सार्क है, शार्क, ठीक है, उसमें जो भी डेफिशिएंसीज होगी उसको हम इसके काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि शार्क में क्या है, पाकिस्तान भी बैठा है और हमें पाकिस्तान से, आपको पता है, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा काउंटर करें, उसको हटाएं, ठीक है। आगे एसोसिएटेड चैलेंजेस कौन कौन से हैं, तो बिम्स्टेक का एक एफटीए था, एफटीए मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ों में मतलब छोड़ देते हैं, उसके अलावा सबको फ्री कर देते हैं टैक्स से, कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ना उस पर टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। जो कुछ चीज़ें छोड़ी है, मतलब साइड में किया, उस पर लगेगा, बाकी किसी पे नहीं लगेगा। तो एफटीए हम अभी काफ़ी साइन कर रहे हैं और ये अच्छा होता है। ये बिम्स्टेक एफटीए भी हमारा पेंडिंग पड़ा है और कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। आगे हर 2 साल में मिलना होता है, बट हम तो मिल ही नहीं रहे हैं। अब सोचो 1997 में ये बना था, हर 2 साल में मिलना था, और अब तक सिर्फ 5 बार ही मिले हैं 24 तक। फिर एक और हमारा प्रोजेक्ट भी था BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। इनका मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था कि भाई आप इन सब देशों में मस्त अपनी गाड़ी से घूम पाओ, पर ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है। अभी ये कंट्रीज़ याद कैसे रखोगे, तो ऐसा समझ लो, माई BBIN या फिर सिटी, जैसे भी आपको याद रहे, माई BBIN सिटी। माई से म्यांमार, क्योंकि क्या होगा, उधर मालदीव्स लिखा होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। माई से म्यांमार, B से बांग्लादेश, भूटान, I से इंडिया, इंडिया ऊपर है हम अपना, सॉरी, I से इंडिया, N से नेपाल, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, अभी सब छोटी न्यूज़ आएगी, बड़ी हमने कवर कर ली है जो कि मेन से रिलेटेड है। अभी छोटी यूजुअली प्रीलिम्स से होती है और वो भी डायरेक्ट सबकी सब आएगी, वो गारंटी नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो पहली न्यूज़ है ना, ये है बवाल थोड़ी सी, मतलब खास तो कुछ नहीं, चलो देखते हैं। ये बोल रहा है मॉलिक्यूलर कैप्रॉन्स। अभी ये क्या चीज़ होती है, देखो, जो हमारे बॉडी में आपको पता होता है, होते हैं DNA, राइट, ऐसे कुछ DNA होते हैं। अब ये DNA बनते किससे हैं, तो ये बनते हैं प्रोटीन से, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन भी खुद बाइंड होता है ना, फोल्ड होता है, बट कभी कभी क्या होता है, प्रोटीन फोल्ड तो होता ही है बट गलत तरीके से फोल्ड हो जाता है, समझ लो लेफ्ट होना था, हो लिया राइट। अभी ये गलत तरीके से फोल्ड ना हो, उसी के लिए इस प्रोटीन को सपोर्ट देने के लिए, उसको ठीक से रखने के लिए एक दूसरा भी हमारे पास प्रोटीन होता है, ठीक है। और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं मोलिकुलर कैप्रॉन्स। ये क्या करता है, किसी भी प्रोटीन को उल्टा सुल्टा नहीं होने देना, मतलब ठीक से उसको काम करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये अंदर बॉडी के अंदर ही है, इसीलिए एंडोजीनस प्रोटीन दैट सर्व्स एज अ एसेंशियल कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट अग्रेशन, प्रमोटिंग एफिशिएंट फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया,
ये थोड़ी अच्छी इंग्लिश में लिखा हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, तो याद रखना है ये किससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये भाई बायोलॉजी से रिलेटेड है, और इसका काम क्या है, तो ये प्रोटीन ही है जो दूसरे प्रोटीन गलत तरीके से फोल्ड ना हो उसको देख लेगा। ठीक है, चलो फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का है। क्या बात बोल रही है, तो भाई वल्चर कंजर्वेशन में यहाँ पे कुछ ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं। आपको पता हो तो रिसेंटली ईयर्स में हमारी वल्चर पॉपुलेशन 90% कम हो चुकी है। अब सोचो 90% कम हो गई, मतलब पहले 100 थे जैसे समझो, तो अभी 10 ही बचे हैं, 90 गए। तो और ये वल्चर पॉपुलेशन जो भी है उसमें इतनी अवेयरनेस दिख नहीं रही है इस हैबिटेट में। चलो, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है, तो इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। ये एरिया कंटिग्यूरस है किसके साथ, तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का, बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व और साथ ही साथ बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के साथ। ठीक है, मतलब एक एरिया है, कनेक्टेड है। फिर नोटेबल फौना कौन सा है, तो एलिफेंट, टाइगर, पैंथर, ओके। फॉरेस्ट टाइप ट्रॉपिकल ड्राई थोन, ड्राई डिसीजियस, सेमी एवरग्रीन ट्रॉपिकल हिट फॉरेस्ट। कंसर्न्स क्या क्या है, तो स्मगलिंग ऑफ सैंडलवुड, डेफिनेटली यू नो इट राइट, आपने पुष्पा देखी हुई है। फिर पोचिंग, बहुत सारी मूवी में पोचिंग तो होती है, उसका तो पूछो ही मत। तो ये कंसर्न है, ये अब कंसर्न्स ऐसे हैं कि ये आप हर जगह लिख सकते हो। ठीक है, पोचिंग और स्मगलिंग हर जगह होती है, तो आप लिख दो। आगे बढ़ते हैं, मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी। स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो ब्रोकरेज फर्म होती है ना, ऑप्शंस में यूजुअली ये होता है, ऑप्शन अभी मैं आपको इकोनॉमिक्स जब समझाऊंगा तब समझा दूंगा। वैसे भी हम करने वाले हैं पूरा इकोनॉमिक का कोर्स यहाँ पे। अभी क्या होता है, ऑप्शन में या फिर किसी में आप ट्रेड करते हो तो आपको एक लेवरेज दिया जाता है कि समझ लो आपके पास 10 रुपये हैं, बट आपको कोई स्टॉक खरीद रहे हैं 100 रुपये के। 100 बहुत ज़्यादा बोला, बट समझ लो कि आपको 100 रुपये के खरीदने हैं। तो जो ब्रोकरेज फर्म होगी ना, वो बोलेगी भाई 90 रुपीज़ हमसे ले जाओ लोन के दर पे, ऐश करो, जब आपको प्रॉफिट मिल जाए तब उसमें से हमको दे देना। बट दिक्कत होती क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं और लॉस मिल गया, फिर भी आपको उसको तो पैसे देने ही हैं। ठीक है, तो ये उसका चैलेंज है सबसे बड़ा। बट इस चीज़ को बोलते क्या है, तो इस चीज़ को बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ठीक है, ट्रेडिंग फैसिलिटी का नाम इसीलिए ट्रेडिंग फैसिलिटी है क्योंकि ये यूजुअली ट्रेडिंग में यूज़ होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो क्या है भाई, बायर पेज ओनली पार्ट ऑफ द टोटल वैल्यू वाइल ब्रोकर पेज द रिमेनिंग अमाउंट। मैंने बोला ना कि आपको 100 रुपये डालना है तो एक पार्ट आप 10 रुपये डाले, बाकी का 90 वो डाल दिया, और इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा क्योंकि ये लोन की तरह होगा। ओके, क्या फ़ायदा है, अगर आपको 100 रुपये में समझ लो 50 प्रॉफिट मिला ना, तो प्रॉफिट सब आपका है। समझ लो 1000 भी मिला तो आपका ही है, आपको तो सिर्फ उसको इंटरेस्ट देना है। तो पोटेंशियल प्रॉफिट बहुत अच्छा हो सकता है, और आप बहुत सारे स्टॉक भी खरीद सकते हो। बट रिस्क क्या है भाई, हार गए तो गए। चलिए, फिर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। अभी क्या है कि कोई फर्म है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी है और वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे समझ लो कि मेरा यूज़ है 1000 और उसमें से मैं 500 रिन्यूएबल एनर्जी से 500 रिन्यूएबल एनर्जी से लेके आ रहा हूँ, तो मुझे उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ भाई ये 500 जो है वो रिन्यूएबल सोर्स से आया है, और इस सर्टिफिकेट को मैं आगे ट्रेड भी कर सकता हूँ, रिडीम भी कर सकता हूँ कि भाई लाओ ये तो मेरे रिन्यूएबल एनर्जी के थे। ठीक है, और ये इंटरनेशनली चलता है। ये भाई इंडिया जो है इसका लीडिंग सेलर है, मतलब हम कमाते हैं, सेलर हैं। बायर होते ना तो नुकसान में होते, अभी तो हम सेलर हैं। अच्छा है, फिर ये कौन लेके आया है भाई, तो इंटरनेशनल ट्रेकिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको अगर कुछ भी कभी भी समझ नहीं आया है जो मैंने बताया है, जस्ट कमेंट, हम फिर से बना देंगे भाई, शॉर्ट्स बना देंगे। ठीक है, आगे इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, भाई ये एक अवार्ड है जो जीता है ब्लू प्लैनेट प्राइज़ ने, काम का नहीं है। ठीक है, कौन देता है ये अवार्ड,
तो जापान बेस्ड कोई आशाई ग्लास फाउंडेशन है वो इसको देता है, इसमें पैसा भी दिया जाता है अच्छा खासा, ठीक है। और ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मिल सकता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा काम किए हैं या फिर कुछ सॉल्यूशन लेके आए हुए हों या फिर कोई अच्छा रिसर्च किया हुआ हो, ठीक है। ये अवार्ड जो है वो पनामा सिटी में 2012 में दिया गया था, शुरुआती अब किया गया था। और ये यूएन की बॉडी नहीं है। इसका सेक्रेटेरिएट बॉन जर्मनी में है। इंडिया का इसका मेंबर है, तो हाँ भाई इंडिया इसका मेंबर है। याद हमें मेनली यही रखना होता है। कितने मेंबर है वो तो बकवास बात है, क्योंकि वो तो बदल जाता है तुरंत ही। चलिए, कौन देता है ये बस याद रखना। तो भाई जापान की कोई फर्म है वो देती है, यूएन की बॉडी नहीं है, और इंडिया इसका मेंबर है। चलिए, आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की बात चलती है। तो अभी अभी कोर्ट में इसका केस चल रहा था और मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ऐसी सब बातों के लिए लॉयर का होना इज़ नॉट अ मैंडेटरी, ठीक है। मैंडेटरी क्या आप रख भी नहीं सकते, ऐसा आप नहीं है कि मेरा फंडामेंटल राइट मैं रखूँगा ही रखूँगा, क्योंकि जो लॉयर है वो स्टेट्यूटरी राइट है, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग या फिर क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में आप रहोगे, ठीक है। ये क्यों बोला था भाई? तो यूजुअली क्या होता है, ओम्बड्समैन, हाँ पहले ओम्बड्समैन हम पढ़ लेते हैं। तो ओम्बड्समैन क्या है कि कोई भी बैंक या फिर फर्म में कोई कंप्लेन मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि आपको भाई मज़ा नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे कि ये लोग भाई आपको रिस्पांस नहीं दे रहे, तो आप कंप्लेन करोगे। और कंप्लेन कौन करेगा होगा? ओम्बड्समैन। ये आरबीआई का बंदा होगा कि डायरेक्ट उसको बोलो और ये उसको सॉल्व करके देगा कि रुको अभी देखते हैं बैंक वालों को काम क्यों नहीं करते, क्या ही लंच देगा आपका। चलो, तो ये आरबीआई ने भाई बैंकिंग ओम्बड्समैन भी रखा है, एनबीएफसी ओम्बड्समैन भी रखा है, और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए भी ओम्बड्समैन रखा है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि ये आपको सेवियर है, यही कर सकता है कुछ भी। और कोई भी ऐसी एंटिटीज़ है जो कि इस जैसे काम में रेगुलेटेड है या फिर आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसको भी ये करता है, ठीक है। ये क्या है भाई, कॉस्ट फ्री है ऑफकोर्स, और कस्टमर के कंप्लेन को रिड्रेस करता है, ठीक है। और बात यही बोली कि जो इसके अंदर कंप्लेन कर रहे हैं बंदे, वो लॉयर लेके नहीं आ सकते, क्योंकि तो बहुत ही टेक्निकल चीज़ हो जाएगी। आप खुद कंप्लेन करो कि आपको क्या दिक्कत थी। चलो आगे। साउथ कोरिया साइन न्यूक्लियर डिटरेंस गाइडेंस। अभी साउथ कोरिया जो है ये है अपना नॉर्थ कोरिया, ये है अपना साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया आपको पता है ये किम जोंग उन वाला टेढ़ी खोपड़ी का आदमी, और ये साउथ कोरिया थोड़ा सा अच्छा है, बीटीएस अपना, बीटीएस का म्यूज़िक इधर से ही है। और ये साउथ कोरिया यूएस का दोस्त है। तो यूएस और इसकी डील साइन हो गई है कि न्यूक्लियर आर्सेनल आपके पास नहीं है तो चिंता मत करो, अगर कुछ फ्यूचर में होता है तो वी आर विद यू, वी विल हेल्प यू, ठीक है। दैट्स इट, यही है। जो भी कन्वेंशन आर्म है वो सब दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुए कि एक दूसरे देख लेंगे, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया को ज़्यादा उछलेगा तो देख लेंगे, रिस्पॉन्ड कर देंगे हम। हाँ बस इतना ही, इतना काम का नहीं है हमारे। म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट इंडिया ताइवान के बीच में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा अभी अभी किसके साथ, तो ताइवान के साथ साइन हुआ है। किसके लिए? तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मतलब आपको पता ही है, हर्बल ट्री, मेडिसिनल प्लांट्स, राइस, प्रोसेस फूड, ऐसे सब चीज़ें, कि भाई आप एक दूसरे ले सकते हो, आपका एक्सपोर्ट ईजी हो जाएगा इन सब प्रोडक्ट लेते हुए, और आपको एक अवॉइडिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा ताकि परेशानी ना हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के वक्त। कौन कौन एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है? तो अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उन लोगों की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमारे काम का नहीं है, यही काम का है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि कभी कभी उधर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लिखा होगा, आप टिक करके आ जाओगे। फिर एक हमें फ़िश मिली है नई टाइप की, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर्ड की है, जिसका नाम हमने रखा है स्कोलस हीमा, ठीक है। ये फ़िश है, वो केरला की साइड से मिली है, और ये डॉग फिश शार्क है, ठीक है। अभी जो मोस्टली शार्क होती है ना वो जहरीली नहीं होती है, बट ये जो शार्क है वो जहरीली है, ठीक है। ये कॉलिडे फैमिली से आती है और जहरीली है। इसको कॉमनली स्पर डॉग्स भी बोलते हैं। इसका स्मूथ, मतलब ये स्मूथ होता है जो होता है ना वो एरिया, साथ ही साथ इसमें कोई स्पॉट्स नहीं होते हैं, स्मूथ है एकदम ही मस्त। फिर
ये काम कहाँ पे आती है, तो लिवर ऑयल बनता है उसमें काम आती है, उसमें ज़्यादा डिमांड है। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आती है, फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आती है, फिर एंटी कैंसरस प्रोडक्ट्स में भी आती है। तो एंटी कैंसरस है ना, इधर बहुत अच्छा काम हो जाता है। फिर फार्मास्यूटिकल भी है थोड़ा बहुत, तो वो भी है। कॉस्मेटिक्स ठीक है। हाँ, इसका एंगुलर शॉर्ट स्नॉट होता है, जो इसका माउथ है वो यूजुअली, जो भी इसका स्नाउट है इतना तो माउथ है ही है, ठीक है। याद क्या रखना है हमें, स्कोलोशीमा फिश है, और कौन सी फिश है, डॉग फिश शार्क, और ये वेनमस है, ठीक है। अभी 24 में ही क्वेश्चन था कि भाई सारी फिश वेनमस है, ऑप्शंस थे क्या, बटरफ्लाई, फ्रॉग, फिश, ऐसा सब, ऐसा कुछ था कि भाई हाँ आपको पता चल गया कि फ़िश वेनमस हो सकती है, ठीक है। और फिर आखिरी न्यूज़ शायद यस एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मतलब दो कोई कंट्री मिलती है और ट्रेनिंग करती है, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी न्यूज़ में है पिच ब्लैक, ऑस्ट्रेलिया की है। इसमें बहुत सारी कंट्री का ग्रुप, मतलब सब में आते हैं। इंडिया में भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। हर 2 साल में होती है, मल्टीनेशनल है, मैंने बोला ना बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, दैट्स इट, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने। और दूसरी एक्सरसाइज इन न्यूज़ है सागर कवच। ये हमारी इंटरनल इंडिया की एक्सरसाइज है, आंध्र प्रदेश में अभी हुई है। हमारे इंडिया की नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसी, सब के सब साथ मिले और एक्सरसाइज की है। ये किस लिए हम करते हैं कि इन केस फ्यूचर में कोई वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है तो हम रेडी रहें। ऐसा ना हो कि यार ये कैसे होता है, हम रेडी हैं, ठीक है। तो दैट्स इट। आज के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे वो हमने सारे कर लिए हैं। साथ ही साथ आप मुझे बताइएगा कि कोई एडिटोरियल अगर मुझे लेके आना है तो वो भी हम लेके आ जाएंगे। और इकोनॉमिक्स और वो सब हम करने ही वाले हैं। इकोनॉमिक्स करेंगे, कल्चर करेंगे, फिर मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, फिर एमसीक्यूज़ भी करेंगे, ठीक है, सारे के सारे, पीवाईक्यू भी और प्रैक्टिस भी। ओके, सी यू।